हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको कल बताया था कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए मैं आपको यूट्यूब पे क्लासेस देने वाला हूँ फ्री में। तो हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं लोअर पीसीएस मेंस में। जो हमारा सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट है, हम यहाँ पे केवल उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। लोअर पीसीएस सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट मेंस में दो चीज़ें हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड की राजनीति। तो मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको दो चीज़ें कराने वाला हूँ यहाँ पे। उत्तराखंड के जो है मैं आपको दो क्वेश्चन देने वाला हूँ इतिहास के, जिसमें एक 2.5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा जिसे 25 शब्दों में लिखना होता है, और दूसरा जो होता है 10 अंकों का प्रश्न होता है जिसे हमें 100 शब्दों में लिखना होता है। ऐसे ही सेम हम दो क्वेश्चन उत्तराखंड की राजनीति के भी करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज का है, लाखू गुफा शैलाश्रय पर टिप्पणी कीजिए। तो लाखू गुफा शैलाश्रय पे आपने टिप्पणी करनी है, ये 25 शब्दों में आपने टिप्पणी करनी है। तो 25 शब्दों वाला जो क्वेश्चन होता है वो ऑलमोस्ट 2 से 3 लाइन में आपका ख़त्म हो जाता है। आपको ज़्यादा नहीं लिखना क्योंकि टाइम की लिमिटेशन होती है। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो जल्दी जल्दी भी लिखना है और कम लिखना है और सही लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लाखू गुफा अल्मोड़ा के बाड़ाछीना गाँव में सुयाल नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1968 में डॉक्टर MP जोशी द्वारा की गई थी। इसमें ज्यामितीय डिज़ाइन और बिंदु देखने को मिलते हैं। तो बस इतने में आपको ये क्वेश्चन ख़त्म कर देना, ठीक है। जो 2.5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें हमें जो होता है हमें इसका जो होता है परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती, हमें डायरेक्ट बॉडी पे काम करना है, मेन जो पॉइंट है वो लिखने हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है। आपको ऐसे ही आंसर राइटिंग करनी है अपनी कॉपी में और क्वेश्चन को याद भी करना है। सेम चीज़ें होमवर्क के लिए आपके पास दे देता हूँ मैं। ऐसे ही आपको ग्वारखा गुफा पे और मलारी गांव गुफा पे भी ऐसे ही 3-4 लाइनों में टिप्पणी करनी है, ठीक है। तो आज के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि ये जो है 10 नंबरों का क्वेश्चन होता है जो 100 शब्दों में लिखना होता है। और इसमें जो है आपको क्या करना पड़ता है, ऐसे कोई जो 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको परिचय लिखना होता है, क्वेश्चन की बॉडी लिखनी होती है, क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना होता है। तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे सिस्टमेटिकली तरीके से करनी होती हैं, ठीक है। तो इसका मैं बताता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। उत्तराखंड में कत्यूरी कालीन कर व्यवस्था का वर्णन कीजिए 100 शब्दों में। तो सबसे पहले आप परिचय में क्या देंगे, कत्यूरी वंश उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश माना जाता है। इस वंश ने उत्तराखंड पर 700 से 1050 ईस्वी तक शासन करा। इस दौरान इन्होंने आय प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर व्यवस्था लागू करी। आप इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि कत्यूरी वंश को जो है कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से भी जाना जाता था और इसका प्रथम शासक कौन था, बसंत देव था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा था, आय प्राप्त करने के लिए अपने राज्य को चलाने के लिए इन्होंने कर व्यवस्था लागू करी थी। तो इनकी कर व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो आपको ऐसे डायग्राम भी बनाने हैं आपको। तो कर व्यवस्था क्या थी, इनके राजस्व कर थे, भूमि कर थे, इनके व्यापार पर लगने वाले करते और जो है एक विष्टि या बेगार भी इनका एक कर होता था और एक कर इनका मुक्ति भी होता था, ठीक है। और जो ये भोगपति और सौल्किक होते थे, ये जो होते थे कर को वसूलने वाले अधिकारी होते थे, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गया, ये की पॉइंट हो गया आपके। अब इसकी मेन बॉडी पे आते हैं, ठीक है। परिचय हमने सबसे ऊपर दे दिया, परिचय आपने देख दिया, परिचय हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसकी मेन बॉडी पे आते हैं। तो मेन बॉडी में आपको बताता हूँ कि मेन बॉडी में आपने कैसे लिखना है। तो मेन बॉडी में आप क्या लिखेंगे, कत्यूरी शासकों ने आय प्राप्त करने के लिए, आय प्राप्त करने के लिए कर देना यहाँ पे, आय प्राप्त करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे करने के लिए, आय प्राप्त करने के लिए नरपति पद की नियुक्ति करी। भोगपति और सौल्किक नामक अधिकारी जनता से कर वसूलते थे। इन्होंने भूमि को विभिन्न श्रेणियों में, किन्होंने, ये कत्यूरी वंश के शासकों ने, इन्होंने भूमि को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया और सभी पर अलग अलग प्रकार के कर निर्धारित करे। दूसरा इन्होंने क्या करा, अगर बाजार में कोई भी नया व्यापारी प्रवेश करता है तो उस पर भी इन्होंने कर लगाए, ठीक है। उसके बाद कृषि हो गया, उद्योग हो गया, पशुओं से प्राप्त पदार्थ जैसे घी, दूध वगैरह, इन सारी चीज़ों पे इन्होंने क्या लगाए, ये जितने भी हमारे अनाज होते थे उस टाइम पे, जो भी लोग अनाज वसूल करते थे, उन सब चीज़ों पे इन्होंने कर लगाए, ठीक है। एक इन्होंने मुक्ति कर भी लगाया था। तो ब्राह्मण तथा मंदिरों की भूमि पर रहने वाले लोग इस कर से वंचित है। तो जो मुक्ति कर होता था ये एक्चुअली में उन लोगों से, मतलब बाकी लोगों से वसूला जाता था, लेकिन ब्राह्मणों से नहीं वसूला जाता था। और जो लोग
जिन लोगों को मंदिर की भूमि दी होती थी, जो मंदिर की भूमि पर रहते थे, उन लोगों से ये कर नहीं वसूला जाता था। ठीक है, क्योंकि ये लोग कर जो थे, ये जो है मंदिर में चढ़ावा करते थे, तो माना जाता था कि ये जो है कर किसको देते हैं, तो ये मंदिर को कर देते हैं। तो ये मुक्ति करता है, इससे ब्राह्मण और मंदिर पर रहने वाले लोग इससे वंचित थे। ठीक है, तो इनसे कर इसलिए नहीं वसूला जाता था क्योंकि ये मंदिर को चढ़ावा करते थे। ठीक है, कत्यूरी शासक करों से प्राप्त राजस्व का उपयोग अपनी सरकार चलाने, सेना को वित्त पोषित करने तथा सार्वजनिक कार्यों में करते थे। तो जो भी ये कर लगाते थे उसके मतलब कुछ उसके लाभ भी थे, क्योंकि जनता का संचालन करना था, जनता को पोषण कराना था, जनता का जो अपनी सरकार का है कार्य चलवाना था। वहाँ पे जो उनकी सेना होती थी उसको वेतन देना है और बहुत सी चीज़ें होती थी जिससे राजकीय काम चलते थे। तो ये अपने काम जो थे सेना को चलाने के लिए और सेना को वित्त पोषित करने के लिए करते थे और जनता को चलाने, सरकार को चलाने के लिए करते थे। ठीक है, तो अब इतना तो हमने इसकी मेन बॉडी में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 100 शब्दों में आपने आंसर लिखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज से भी कम में 100 आंसर में 100 नंबर में 100 शब्दों में उत्तर आ जाता है। तो आपको ज़्यादा भी नहीं लिखना है कि आपका टाइम वेस्ट हो। तो इसका बाद आपने निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में भी आप लिखना है, कुल मिलाकर कत्यूरियों की कर व्यवस्था थोड़ा जटिल प्रणाली की थी, पर इसने समाज पर बहुत प्रभाव डाला। कुछ लोगों से इनकी कर व्यवस्था को लाभ हुआ तो कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ। अब कुछ लोगों से इससे लाभ भी होता था, क्योंकि लाभ किस प्रकार से होता था कि सबको सबसे एक समान कर लिया जाता था। जो अमीर है चाहे गरीब है, सबसे कर लिया जाता था। अब कुछ लोगों को नुकसान इसलिए हुआ कि जो बहुत गरीब लोग हैं वो कर नहीं दे पाते थे। ठीक है, और दूसरा कि अगर लोगों से कर वसूल करेंगे तो ये उससे अपनी सरकार को चलाते थे, अपनी सेना को वेतन देते थे, है ना। तो ऐसे ऐसे कार्य करते थे, तो कुछ को लाभ हुआ, कुछ को नुकसान हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार आज जो उत्तराखंड के इतिहास के हमारे 2 क्वेश्चन पूरे हुए। अब उत्तराखंड की राजनीति पे बात करते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने उत्तराखंड का इतिहास के 2 क्वेश्चन करे, ठीक उसी प्रकार उत्तराखंड की राजनीति के भी हमने 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? इस पर टिप्पणी करनी है आपने 25 शब्दों में, और 2.5 अंक का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं लोअर पीसीएस में, एक 2.5 नंबर का और एक 10 नंबर का। तो ये जो है 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आपको 3 से 4 लाइनों में लिखना होता है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। इसकी स्थापना हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत और आदि भी इसमें बहुत सारे लोग थे, उनके प्रयासों से किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका जो है 1 लाइनर के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुमाऊं परिषद के सारे अधिवेशन आप याद कर लेना, जैसे कि ये प्रथम अधिवेशन जो हुआ था इसका। अभी तो हम मेंस लिख रहे हैं, तो मेंस में हम कंटेंट मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखेंगे। 2.5 नंबर का है तो 2-3 लाइनों में ख़त्म कर देंगे, बट इसको वैसे भी आप याद कर सकते हैं। प्रथम अधिवेशन 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में हुआ था। दूसरा अधिवेशन जैसे आपको पता होगा हल्द्वानी में हुआ। तीसरा कोटद्वार में हुआ, और ऐसे ऐसे करके आप इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि जो है 1926 में इसका विलय जो है कांग्रेस में हो गया था कुमाऊं परिषद का। ठीक है, उस टाइम कौन थे, बद्रीदत्त पांडे इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो अब आज के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हमारे उत्तराखंड के जो उत्तराखंड की राजनीति का दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, तो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के बारे में चर्चा कीजिए। अब ये आपको 100 शब्दों में लिखना है, तो ऑलमोस्ट 1 पेज में आपका इसका आंसर होना चाहिए। 100 शब्द वाले जो 10 अंक वाला प्रश्न होता है, इसमें 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। एक तो उसका परिचय लिखना होता है, उसके बाद उसकी मेन बॉडी लिखनी होती है, निष्कर्ष भी लिखना होता है। ठीक है, तो पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर किया गया था। यह भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में उभर कर आया। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। बस इतना ही इसका परिचय हो गया। ठीक है, 2 से 3 लाइन में। अब मेन बॉडी पे बात करेंगे। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के बारे में बताना है इसको, जो मेन चीज़ है, जो इसकी बॉडी है, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के बारे में बताना है। तो थोड़ा डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो प्रतीक चिन्ह हमारे पास क्या क्या है, एक राज्य चिन्ह है हमारा उत्तराखंड का, उत्तराखंड जिस पे उत्तराखंड शासन लिखा होता है, राज्य चिन्ह होता है। उसके बाद एक राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य पुष्प क्या हमारा ब्रह्मकमल, राज्य पक्षी मोनाल और राज्य वृक्ष बुनास। और उत्तराखंड के राज्य चिन्ह जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड के जो राज्य चिन्ह थे 2001 में घोषित किए गए थे। ठीक है, तो अब इनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से इनके बारे में समझा लेते हैं कि आपको क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। बाद इस चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटी श्रृंखलाएं हैं तथा नीचे गंगा की 4 लहरें दी गई हैं। मतलब जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है, ये एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां हैं और उनके नीचे गंगा की 4 लहरें हैं। ठीक है, जो बीच वाली चोटी है उस पर अशोक की लाट अंकित है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, तो
ये जो है हमारे राज्य चिन्ह के बारे में हमने उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर लिया कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ कमेंट करके बता दीजिए, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, जो ये उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में जो ये 3 पर्वत चोटियाँ हैं इनके नाम बता दीजिए मुझे कमेंट करके कि 3 पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। तो अब दूसरा हमारा राज्य पशु था कस्तूरी। अब राज्य पशु कस्तूरी मृग उत्तराखंड का राज्य पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस कास्टोगोस्टर, ठीक है। और इसमें आप एक चीज़ और नोट कर सकते हैं कि जो कस्तूरी है केवल नर मृग में पाई जाती है, और वो भी एक बार में कितनी 30 से 45 ग्राम के आसपास पाई जाती है, ठीक है। तो अब राज्य पक्षी की बात करते हैं। राज्य पक्षी मोनाल जिसे हिमालयन मयूर भी कहते हैं, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है, ठीक है। और इसको जो है राज्य पक्षी जो मोनाल है इसको IUCN की रेड लिस्ट में भी घोषित किया गया है। थोड़ा अगर आप एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि जो मोनाल है ये उत्तराखंड के अलावा नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, ठीक है। राज्य पुष्प की बात करते हैं। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प घोषित है। इसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबवेलेटा है। पूरे विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो राज्य पुष्प के आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद राज्य वृक्ष पे आएंगे। तो जो बुरांस है ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। बुरांस का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम है। और एक लाइन और ऐड कर देना आप कि मुनस्यारी में राज्य का पहला बुरांस संरक्षण केंद्र बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपका राज्य चिन्ह थे, इनके हमने बॉडी लिख लिया। अब थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपको जो है निष्कर्ष भी लिखना है। तो निष्कर्ष आप 2-3 लाइनों में ख़त्म कर सकते हैं। तो प्रतीक चिन्ह किसी भी राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। बस इतना आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आज आपके जो है आज के 4 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को सेम अपने मेंस आंसर राइटिंग तरीके से आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, और आपको इन क्वेश्चन को पहले अच्छे से याद करना है। उसके बाद अगले दिन मैं क्या करूँगा, एक दिन छोड़ के, जब आप एक दिन मैं क्वेश्चन कराऊँगा, एक दिन आपको याद करने होंगे, फिर नेक्स्ट डे मैं दूसरी क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन याद करने बहुत ज़रूरी है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। साथ में जो है मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे जो है डेली क्विज़ होती है। अगर आप अपर PCS वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं तो अपर PCS के लिए सिलेबस के लिए डेली यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, जो है क्विज़ करा रहा हूँ चैप्टर वाइज, तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड, आज के लिए मिलते हैं परसों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।